अच्छा, अब जो हम बात करने लगे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो अब हम पढ़ने लगे हैं वो जब तक आप अकाउंटिंग से जुड़े रहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो आपके सामने आते रहेंगे। चाहे वो ACCA का कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, या फिर आपकी जॉब हो जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोई ना कोई पोर्शन हो, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मज़ीद? इसको आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिकली हमें गाइड करते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये वो कवानीन हैं जो फॉलो होते हैं कि जब हम अकाउंटिंग के मामलात को देख रहे होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं, और अबव ऑल जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी थी ना, कि जो बिज़नेस के रिजल्ट्स होते हैं उनको पब्लिश करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सबसे पहला अकाउंटिंग का कानून है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, वो है गोइंग कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग करनी है तो आपने गोइंग कंसर्न को अपने जहन में रखना है, गोइंग कंसर्न को फॉलो करना है। मैं पहले इसका टेक्स्ट पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि ये गोइंग कंसर्न है क्या। ठीक है, कहता है कि इट इज़ अज्यूम, कहता है कि आप हमेशा ये फ़र्ज़ करेंगे, दिमाग में रखेंगे, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। कहता है कि आप जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, तो ये जहन में रखेंगे कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपका बिजनेस जाएगा, आगे जाएगा, चलता रहेगा। अच्छा जी, एंड नीदर, ना ही हैज़ इंटेंशन, उसको उसकी कोई यानी कि आप ये समझ लें कि मर्ज़ी है, नॉर नीड, ना ही उसको ज़रूरत है, टू लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब है सेल करना, बेचना, और सीज ट्रेडिंग। कहता है कि आप इस चीज़ को एज्यूम करेंगे कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, ना ही उसको ज़रूरत है और ना ही उसकी कोई इंटेंशन है। ठीक है, ना ही उसकी कोई मर्ज़ी शामिल है कि वो बिज़नेस को बेच देगा या फिर ये करेगा कि बिज़नेस के ऑपरेशंस को कम कर देगा। तो आपने जब भी अकाउंटिंग करनी है अपने जहन में ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट लाजमी रखना है। ठीक है, गोइंग कंसर्न याद रखिएगा एक अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब आप अपने जहन में रखेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस में रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गोइंग कंसर्न जो है ऐसा हम क्यों करते हैं कि बिज़नेस को कोई ज़रूरत नहीं है लिक्विडेट होने की या फिर अपने ट्रेडिंग को सीज़ करने की, बिज़नेस हमेशा चलेगा। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, सादा सी एग्जांपल मैं देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा भरपूर, कि जैसे कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, बन तो अजीब सी गई है लेकिन चले मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको बेहतर कर दूँ। ये एक गाड़ी है। ठीक है, ये एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी में आप बैठे, ये आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने अपने 3 दोस्तों को इनवाइट किया कि यार आओ गाड़ी में बैठो, हम सैर करने जा रहे हैं मरी। ठीक है, और वो छलांग लगा के गाड़ी में बैठ के, ज़रा दोस्तों का आपको पता ही है वो क्या करते हैं। अब जैसे वो गाड़ी में बैठे तो आपने कहा कि यार सीट बेल्टें बांध लो, ठीक है, और दुरूद शरीफ पढ़ लो, कलमा पढ़ लो और घर कॉल कर लो कि पता नहीं वापसी होगी कि नहीं होगी। अब जब आपने ये बात की तो दोस्त छलांग लगा के बाहर भाग गए। क्यों बाहर भाग गए? क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी कि यार शायद वापस मुड़ के आए ना आए, ज़िंदगी रहे ना रहे। इसका मतलब है कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपने भी ये जहन में रखना है कि आप हमेशा जो है वो बिज़नेस करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि यार शायद बिज़नेस आगे चलेगा नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बिज़नेस के साथ जुड़े हुए बेतहाशा स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है ना, बिज़नेस के साथ जुड़े हुए बेतहाशा लोग होते हैं। मैं आपको सादी सी एग्जांपल दूंगा। ये आप बिज़नेस हैं और आप जब चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं तो आप कहते हैं सप्लायर को यार चीज़ें उधार के ऊपर दे दो, वो आपको चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि यार पता नहीं कल मैं बिज़नेस करूं ना करूं, मैं चेंज कर लूं या मैं कहीं और चला जाऊं। वो कहेगा कि पुत्र चीज़ें वापस रखना और निकल जा पतली गली में से। ऐसे ही है, कस्टमर को चीज़ें बेचेंगे तो कस्टमर को कहेंगे ये पता नहीं कल मेरी दुकान आपको नज़र आए ना आए।
बैंक से कर्ज़ा लेने जाएं और बैंक को कहें कि यार कर्ज़ा तो दे दो, लेकिन पता नहीं मेरा इरादा नहीं बन रहा कि मैं बिज़नेस को कंटिन्यू करूंगा। बैंक कहेगा चल पुत्र शाबा निकल। इसका मतलब है कि जब भी आपने बिज़नेस करना है तो आपने अपने जहन में गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट रखना है कि बिज़नेस चलता रहेगा। अगर मैं इसकी आपको दलील दूं गोइंग कंसर्न की, तो इसकी दलील बिल्कुल वही जो आपने करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में पढ़ी है, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में पड़ी है। देखें ना, आप किसी चीज़ को नॉन करंट लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि 12 महीने से ज़्यादा आपने उसका बेनिफिट लेना है। अगर आप किसी को नॉन करंट लाइबिलिटी लिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि 12 महीने के अलावा जो मोर देन 12 मंथ्स पे होगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसका मतलब है आप ये जहन में अपने और अपने स्टेक होल्डर्स को ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपका बिजनेस चलेगा ना, आप मोटर व्हीकल से 5 साल बेनिफिट लेंगे, 10 साल बेनिफिट लेंगे। इसीलिए तो नॉन करंट एसेट्स में आप नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं जिनसे आपने मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट लेना होता है। अगर गोइंग कंसर्न ना रहे आपका बिजनेस तो मोटर व्हीकल को तो आप फ़ौरन बेच देंगे, बिल्डिंग को फ़ौरन बेच देंगे, लैंड को फ़ौरन बेच देंगे, ऐसे ही है ना। तो फिर गोइंग कंसर्न तो रहा बिजनेस। तो ये हमेशा आपने एज्यूम करना है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है सेपरेट एंटिटी। इसको सेपरेट एंटिटी बिजनेस प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं और इसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है, याद रखिएगा, कि बिजनेस और ओनर जो हैं वो दो सेपरेट पार्टीज़ हैं, दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। हमने जो अकाउंटिंग करनी है वो किसके लिए करनी है? फॉर बिजनेस के लिए। ऑनर के लिए हमने अकाउंटिंग नहीं करनी। कहता है कि हमने अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करनी है, ऑनर के लिए नहीं करनी। जिसकी मैं सादा सी आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑनर ने $1,00,000 जो है वो बिजनेस में जमा कराया, तो ये क्या कहलाता है? ये कैपिटल कहलाता है। ऐसा ही है। कुछ अरसे बाद ओनर को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, 10,000 वो निकाल के ले गया। तो आपने कहा कि ये 10,000 जो ओनर ज़ाती यूज़ के लिए निकाल के ले गया, ये ड्राइंग्स हैं, तो ओनर का पीछे कैपिटल कितना बचा पड़ा है? 90,000। अब कैपिटल की नेचर क्या है? कैपिटल की नेचर लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी आपसे FA1 में हाथ जोड़ के, ऐसे ही है ना। अब आप ये कह रहे हैं कि ओनर की तरफ आपकी लाइबिलिटी जब उसने इन्वेस्ट की थी 1,00,000 थी, ड्राइंग्स की वजह से ये लाइबिलिटी कम हो गई है और अब लाइबिलिटी कितनी रह गई है? अब लाइबिलिटी 90,000 रह गई। इसका मतलब है कि आप ओनर को बिजनेस का हिस्सा नहीं समझ रहे, आप जुदा समझ रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यार मैंने 1,00,000 देना था, अब उसको 90 देना है। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपने अकाउंटिंग करनी है, ख़ुद को ओनर नहीं बनाना, ख़ुद को क्या बना लेना है? बिज़नेस बना लेना। यही बात तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जब भी कोई अकाउंटिंग का पहलू देखना है, ख़ुद को आपने बिज़नेस बना लेना है, ओनर नहीं बनाना। यही सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल आपको डिक्टेट करता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास मशहूर ज़माना, जो कि अकाउंटिंग की एसेंस है, अकाउंटिंग की रूह है, अकाउंटिंग की सोल है, सबसे बढ़ के अकाउंटिंग की जान है, वो है डबल एंट्री। ठीक है, डबल एंट्री क्या है? कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इक्वल इफेक्ट्स होते हैं बिजनेस के ऊपर। मशहूर ज़माना आपको पता है, ज़बानी याद है, आपने FA1 पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूँ। डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग की रूह है। अगर डबल एंट्री निकाल दी जाए तो अकाउंटिंग एक मुर्दा है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स है, आपको किसी चीज़ की खबर नहीं देगी। इसका मतलब है कि डबल एंट्री क्या है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो इक्वल इफेक्ट्स हैं बिजनेस के ऊपर। एक का नाम डेबिट है और दूसरे का नाम क्रेडिट है। ऐसे ही है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो इस रूल के तहत अकाउंटिंग करते हैं कि आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको डबल एंट्री के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मेक सेंस? अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे हम जब हम आगे जाएंगे FA2 के अंदर ही। कहता है कि एक्रूअल इनकम एंड एक्सपेंसेस इज रिकग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। कहता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये डिक्टेट करता है कि आप इनकम उस वक्त रिकॉर्ड कर दें जब आपने इनकम अर्न की हो, एक्सपेंसेस को उस टाइम रिकॉर्ड कर दें जब एक्सपेंसेस इनकर हुआ। बेशक कैश आपने पे किया है एक्सपेंसेस के अगेंस्ट या नहीं किया, बेशक इनकम के अगेंस्ट आपने कैश रिसीव किया है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? आसान भाषा में अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो
एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कैश के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, कैश आया नहीं आया इसको छोड़ें, और ये ख़ास तौर के ऊपर इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में कहता है मेरा कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है। कहता है कि अगर आपने चीज़ें बेची हैं, आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लें। देखें मैं आपके सामने रिकॉर्ड करने लगा हूँ। जब चीज़ें बेचते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं ना, कर लिया। कहता है कि कैश ना भी आए तो सेल्स को क्रेडिट करें। अगर कैश नहीं आया तो कौन अराइज होंगे, रिसीवेबल अराइज होंगे ना, उधार पे चीज़ें बेची होंगी। तो क्या हमने इनकम लिखी हुई है? जी बिल्कुल लिखी हुई है। इसका मतलब है कैश आए ना आए, चीज़ें आप जब दे दें, प्रोवाइड कर दें बेनिफिट, तो आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लें, चूँकि इनकम अर्न हो चुकी है। यही तो एक्रूअल्स आप कह रहे हैं। कहते हैं कि कैश रिसीव हो या ना हो, कैश पे हो या ना हो, आपने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेना है। एक और एग्जांपल मुलाहिजा फरमाएं। देखें मैं कहता हूँ कि यार चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, तो एक्रूअल कहते हैं तो ख़रीदी हैं तो जनाब लिखें भी ना, तो परचेजेस को डेबिट कर दें 7,000 से। अच्छा, मैंने कहा यार कैश तो पे नहीं किया। एक्रूअल कहता है कैश के साथ तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है, आपने चीज़ें फिर उधार पे ख़रीदी होंगी ना, कैश पे नहीं किया, तो लिखें पेएबल्स को क्रेडिट कर दें। इसका मतलब है कि एक्रूअल ने अपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया कि जब आपने बेनिफिट ले लिया, एक्रूअल ये समझता है कि आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। यही तो एक्रूअल कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जब वो अक्कर हो जाए, बेशक कैश रिसीव हो या ना हो, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्रूअल का एक छोटा बेटा है, उसका नाम मैचिंग कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल का एक छोटा बेटा है, छोटे बेटे से मुराद एक्रूअल का एक सब कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल के अंदर ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको सब कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकग्नाइज इन अ पीरियड टू विच इट रिलेट्स। कहता है कि ऐसा करें कि इनकम और एक्सपेंसेस जिस साल आपने इनकर किए हैं उसी साल आप उसको लिखें, रिकग्नाइज करें। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार, बड़ी सादा सी एग्जांपल देने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने क्या किया, मैंने, अच्छा मैं परचेज लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैंने फॉर एग्जांपल दो मोबाइल ख़रीदे बेचने के लिए, और $10 का एक आया, तो मेरा टोटल ख़र्चा कितना हुआ? $20 का। मेरे साथ रहिएगा। पूरा साल मैंने मेहनत की, मैं एक मोबाइल बेच पाया $15 का, ठीक है। तो मेरी आमदनी कितनी हुई? मेरी 15 हुई। मेरी परचेजेस कितनी है? मेरी 20 हुई। तो मुझे 5 का नुकसान हो गया। ऐसा ही है ना? लेकिन ये कैलकुलेशन गलत हुई है। क्यों? देखें बड़ी सादा सी बात है। ये जो इनकम है वो तो एक की रियलाइज़ होगी, एक जो मोबाइल बेचा है वो इनकम आ गई है। ये लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो 2 मोबाइल के रिकॉर्ड है। दूसरा मोबाइल तो बेचा ही नहीं, दूसरा मोबाइल तो बिका ही नहीं इस साल। तो वो जो मोबाइल नहीं बिका उसका एक्सपेंस इस साल से रिलेट ही नहीं करता, चूँकि मैंने बेनिफिट लिया ही नहीं, तो उसको उठा के बाहर निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि आल तो मैंने 2 मोबाइल ख़रीदे हैं, बेचे कितने हैं? एक बेचा है। कितने का बिका? 15 का बिका। तो 15 की मेरी आमदनी हुई है, ये इनकम तो अर्न हो गई है। जो एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट मैंने कितने मोबाइल का लिए? एक ही का लिए, चूँकि एक ही बेचा, एक ही बेनिफिट मिला, दूसरा तो पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर। तो मैं माइनस कितने करूँगा? एक्सपेंसेस, ताकि मैं प्रॉफिटेबिलिटी पता कर रहा हूँ। $5 का देखें प्रॉफिट हो गया। एक मोबाइल जो बेचा है उसकी कॉस्ट मुझे $10 पड़ी है, और वो बिका $15 का है, तो 5 का प्रॉफिट हुआ है। तो वो जो ख़रीदे 2 थे उसमें से एक नहीं बिका, तो वो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं हुआ ना, वो तो अगले साल जब बिकेगा तो तब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, इस साल तो वो एसेट बनेगा। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल की आमदनी है उसी साल रिकॉर्ड की जाए, जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड किया जाए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ आए तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बड़ा सिंपल सा है, कहता है ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे टू एक्वायर आइटम्स। कहता है कि आप जब कैश पे करते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, इन्वेंट्री ख़रीदने के लिए, मोटर व्हीकल ख़रीदने के लिए, बिल्डिंग ख़रीदने के लिए, मशीन ख़रीदने के लिए, तो जिस कॉस्ट के ऊपर आपने ख़रीदी थी आप उसको उसी चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोटर व्हीकल ख़रीदी है $10,000 की। कितने की मोटर व्हीकल ख़रीदी है मैंने? $10,000 की। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि जितनी कॉस्ट आपने पे की है
मोटर व्हीकल ख़रीदने के लिए आप मोटर व्हीकल को उसी कॉस्ट के ऊपर लिखें और लिखा रहने दें। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे। देखें, आपके परदादा लखनऊ में रहते थे, वहाँ पर उनकी ज़मीन थी 500 मुरब्बे, उस वक्त उन्होंने ख़रीदी थी 20,000 की। आज से कोई 150-200 साल पहले की बात है। परदादा कितने की ख़रीदी थी? 20,000 रुपये की। 500 मुरब्बे ज़मीन, 150-200 साल यानी कि 1.5 सदी पहले। अब मैं कहता हूँ कि यार इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी रहने दें। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वो कितने की है, आप कहेंगे सर 20,000 की है। इसका मतलब जिस कीमत पे उन्होंने ख़रीदी थी आपने उसी कीमत में उसको रहने दिया। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। मार्केट वैल्यू इग्नोर कर देते हैं कि आज उसकी कीमत कितनी है, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? जिस कीमत पे ख़रीदी उसी पे रिकॉर्ड किया और उसी पे ही रिकॉर्ड रहने। जैसे आपने 2005 में होंडा सिविक ख़रीदी है 15 लाख की। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये आज 2026 है, 15 लाख पकड़ो मुझे दे दो, आप कहेंगे सर पागल हो गए, आज तो 28-29 लाख की वो गाड़ी है, बेहतरीन लश पश रखी है। इसका मतलब है आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर नहीं उसको लिखा हुआ, आपने उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर लिख लिया। मेक सेंस? अच्छा जी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? ऑल सिमिलर ट्रांजैक्शन रिक्वायर कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। कहते हैं कि कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करें। किस लिए? ताकि कंपैरिजन हो सके। मैं आपको ना सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा, इसका तज़किरा हम आगे बार बार करेंगे जब मैं आपको डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह पढ़ाऊंगा, मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ाऊंगा। देखिए, आप कहते हैं कि सर मैंने किया है मैट्रिक और मैट्रिक में मैंने रखी हुई थी बायो। मैंने कहा जी बेहतरीन हो गया, साइंस रखी हुई थी। आपने कहा सर मैट्रिक के बाद ना मैंने आईसीएस कर लिया, आईसीएस में मैंने कंप्यूटर रखा हुआ। मैंने कहा अच्छा जी। फिर आपने कहा सर आईसीएस के बाद ना मैंने बीएस मैकेनिकल किया। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद कहते हैं कि सर मैंने उसके बाद एमएस फाइनेंस किया और अब आप कहते हैं सर मेरी पीएचडी बॉटनी में। जनाब ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या आप कर क्या रहे हैं? बायो से मैट्रिक, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर फाइनेंस आ गया, फिर पीएचडी आ गया बॉटनी के अंदर। इसका मतलब है कि आपके एजुकेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर जो आपके लेवल्स हैं कंसिस्टेंसी नहीं, आप कंसिस्टेंट नहीं है। मैं आपकी परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकता कि यार आपने बायो में कितना अच्छा परफॉर्म किया, कंप्यूटर में। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर मैंने आई कॉम किया, उसके बाद मैंने बी कॉम किया, उसके बाद मैंने एम कॉम किया, उसके बाद मैंने एमएस फाइनेंस किया, अब सर मेरा पीएचडी फाइनेंस में। इसका मतलब है कि आपके कैरियर में कंसिस्टेंसी बहुत है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया उसी को लेके गए। तो बिजनेसेस को भी वही करना चाहिए कि अगर वो किसी एसेट को कहता है कि यार ये मेरा एसेट है, तो सिमिलर चीज़ खरीदेगा तो उसको भी एसेट कहेगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि यार जो टेबल मैंने ख़रीदा है ना अपने बिजनेस के लिए, वो मेरे लिए एसेट होगा, तो नेक्स्ट टाइम भी टेबल खरीदूंगा तो वो एसेट ही लिखूंगा, ये नहीं कि उसको एक्सपेंस बना दिया। तो मामलात में कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है ताकि कंपैरिजन हो सके। ठीक है, इसका आगे तज़किरा हम करेंगे कि कंसिस्टेंसी कब वायलेट होती है और क्या होता है उसका इम्पेक्ट। हाँ जी, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मटीरियलिटी। एन इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूज़र। कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन मटीरियल होगी। याद रखिएगा कि मटीरियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्या? बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम मटीरियल कहेंगे कि अगर उस इंफॉर्मेशन को गलत बताया जाए या मिस कोट किया जाए। देखें ना, ये लिखी हुई है बात, मिस कोट किया जाए, गलत बताया जाए, या वो आप भूल के रिकॉर्ड करना और उसकी वजह से डिसीजन इफेक्ट हो जाए यूज़र का, तो वो इन्फॉर्मेशन मटीरियल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की कि यार मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, मेरा प्रॉफिट हुआ है 50,000। ठीक है, आप रेडी हो गए, आपने कहा ठीक है जी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैंने कुछ दिनों के बाद कहा कि यार मसला ये हुआ कि वो जो मैंने प्रॉफिट आपको 50,000 का बताया था ना, उसमें मिस्टेक ये थी कि मैंने एक 20,000 की एक्सपेंस को माइनस नहीं किया हुआ था। तो 20,000 के एक्सपेंस को माइनस कर दो, प्रॉफिट 30,000 हो गया। आप कहते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे बता दी है ना, अब मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि जो एक्सपेंस मैंने आपको नहीं बताया हुआ था उसके बगैर प्रॉफिट कितना था? 50,000 था।
वो एक्सपेंस मटेरियल नेचर का है, क्योंकि उस एक्सपेंस को जानने के बाद आपका डिसीजन इफेक्ट हो गया। तो आपके लिए वो चीज़ क्या है? मटेरियल है, जो कि आपका डिसीजन इफेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि यार मेरा प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का। अच्छा जी, और कुछ दिनों के बाद मैंने कहा कि यार एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। आप कहते हैं जी क्या? मैंने कहा यार एक एक्सपेंस था 500 का, वो रिकॉर्ड करना भूल गया। आपने कहा यार कमाल करते हैं, 500 कहाँ और 10 लाख कहाँ। खैर है, मैं फिर भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इमटेरियल है, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपका डिसीजन इफेक्ट नहीं हुआ। तो मटेरियलिटी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के लिए वो बात इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। जिस तरह आप कहते हैं कि यार उनकी शादी हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन सुन के आपका दोस्त बेचारा सैड हो गया, देवदास बन गया। और ये आपने जब दूसरे दोस्त को बताया कि यार उसकी शादी हो रही है, तो ये ऐन मुमकिन है कि वो मज़ीद खुश हो, हंसना खेलना स्टार्ट करते। ठीक है ना? यानी किसी के लिए इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो सकती है अगर उसका डिसीजन इफेक्ट हो जाए, उसका मूड स्विंग हो जाए। किसी के लिए इन्फॉर्मेशन वो इमटेरियल होगी। मेक सेंस? अच्छा जी, ये जो लास्ट हमारा प्रिंसिपल है ये इम्पोर्टेंट है। इसका आगे मैंने आपको कहा ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा जी, ये प्रिंसिपल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहलाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का पुराना जो नाम था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो था कंजर्वेटिज्म। क्या था? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? पैसिमिस्टिक अप्रोच, बड़ा दुखियानुसी अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा जी, प्रूडेंस क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं इनसर्टेनिटी केटियस या कैशियस अप्रोच नीड्स टू बी फॉलोड। कहता है कि जब गैर यकीनी सिचुएशन हो ना, तो एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कहता है कि अगर गैर यकीनी सिचुएशन है तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा जी, क्या एहतियात? कहता है कि एसेट्स एंड इनकम्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। कहता है कि एसेट्स और इनकम्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। कहता है कि लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को कम करके नहीं लिखना। कब? जबकि सिचुएशन गैर यकीनी हो। जिस मैं आपको ना एक कहानी सुनाने लगूँ। देखें, आपने एक अकाउंटेंट हायर किया, मिस्टर ए। मिस्टर ए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पुरउम्मीद, होपफुल। मिस्टर ए ने एक बंदे को चीज़ें बेची हैं 1 लाख की। ठीक है? अच्छा, एक बंदे को नहीं, 8-10 बंदों को चीज़ें बेची हैं मिस्टर ए ने 1 लाख की। ठीक है? उसमें से एक बंदा जो था, एक कस्टमर जो था, जिसने 20,000 देना था, उसके हालात थोड़े मुस्तखंजर हो गए। मुस्तखंजर से मुराद ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई उसके। मिस्टर ए को ये बात पता चल गई। मिस्टर ए को चाहिए था कि अपनी सेल्स, यानी कि अपने रिसीवेबल्स, जो कि सेल्स के अगेंस्ट क्या अराइज होते हैं, रिसीवेबल्स अराइज होते हैं ना, ये देखिए ना, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो उसने अपने रिसीवेबल्स लिखे थे कितने के? 1 लाख के। उसे चाहिए था कि ये जो 20,000 उसको नहीं मिलने, जस्ट इन अ केस, क्योंकि उसको पता चल गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस। उसने ये 20,000 माइनस नहीं किए रिसीवेबल से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसी FA2 के अंदर, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। और हमने पूछा कि यार मिस्टर ए बता कितने पैसे मिलने हैं। उसने कहा जी 1 लाख रुपए की चीज़ें बेची, 1 लाख मिलेगा। अच्छा, अब हुआ ये कि वो जो बंदा जिसने 20,000 देना था वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। अब टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई? हमें 80,000 हुई। हम ओनर हैं। हमने मिस्टर ए को कहा कि यार तूने तो कहा था कि 80,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, अब 80 मिल रहा है। तो मैं तो तेरे से खुश नहीं हूँ, तूने बात ही ठीक नहीं की, तूने ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमें। अच्छा, इसी के बरक्स दूसरा देखे बंदा। दूसरा बंदा है मिस्टर बी, जो आपका अकाउंटेंट है। ये बड़ा पैसिमिस्टिक है, ये बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है, एहतियात से चलता है। इसने भी चीज़ें बेची हैं 1 लाख की, एज्यूम कर रहा हूँ। और एक कस्टमर था जिसने 20,000 देने हैं, और इसको पता चल गया कि वो थोड़ा सा पंगे कर रहा है, डाउटफुल है, नहीं देगा। इसने क्या कहा? इसने रिसीवेबल जब 1 लाख लिखा, और इसने बीच में से वो जो पैसे नहीं मिलेंगे एज्यूम किया, नहीं मिलेंगे, वो माइनस कर दिया। एहतियात से चल रहा है ना कि अगर ना मिले तो क्या होगा। अब हमने जब मिस्टर बी से पूछा कि मिस्टर बी ऐसा है कि बता कितने पैसे लेने हैं, उसने कहा सर 80 मिलेंगे। और कल वो बंदा वाकई पैसे नहीं देता तो मिस्टर बी हमें कितने पैसे देगा? 80 देगा। क्या हम मिस्टर बी से खुश होंगे या मिस्टर ए से? मिस्टर ए लाख से 80 दे रहा है, मिस्टर बी 80 से 80 ही रिकवर कर रहा है।
इसका मतलब है कि ऑल दो बात तो दोनों की है कि 80-80 आ रहे हैं, लेकिन जो नज़रिया था मिस्टर बी का वो ज़्यादा बेहतर था। एक और एग्जांपल लें, देखिए फॉर एग्जांपल आपके घर में जो प्रूडेंस का एक्चुअल एप्लीकेशन है वो आपके फादर करते हैं, जिस तरह मेरे फादर करते थे। वो कभी भी अपनी आमदनी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते थे, ऐसे ही उन्होंने पता था कि बच्चे खर्च करेंगे ज़्यादा, मैंने सेव करना है फ्यूचर के लिए, इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनकी एजुकेशन के लिए, इनके बाकी मामलात के लिए। तो बेस्ट एग्जांपल फादर्स की है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि वो अपनी एसेट्स और इनकम्स को बढ़ाते नहीं हैं, कम बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर के मामलात देखने हैं। अगर अबू कहते हैं कि यार मेरे पास जेब में 5,000 है, इसका मतलब उनकी जेब में 15,000 होता है। ऐसे ही है ना, जब शॉपिंग करने हम जाते हैं वो हमेशा कम बताते हैं। और अगर बिजली का बिल या एक्सपेंसेस अबू के 50,000 के ना पूरे घर के, वो बताते हैं यार बड़े 80,000 के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में मैंने कुछ चीज़ें सेव करनी है, अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है। तो अकाउंटेंट को भी प्रूडेंट होना चाहिए, जब आपकी अनसर्टेन सिचुएशन हो कि फ्यूचर में गड़बड़ हो सकती है, तो फ्यूचर का इंतज़ार ना करें, अभी से उसको बंदोबस्त करें। अपने एसेट्स और इनकम को कम लिखें, अपनी लाइबिलिटीज़ और अपनी जो एक्सपेंसेस है उनको कम ना लिखें बल्कि ज़्यादा लिखें। मेक सेंस? तो ये प्रूडेंस आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ।